उस रात जब फ़ोन की घंटी बजी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। अंधेरे कमरे में मोबाइल की स्क्रीन टिमटिमा रही थी और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने धीमे स्वर में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। कमरे की हर आवाज़, पंखे की हल्की गूंज, बाहर भौंकते कुत्तों की चीखें, सब कुछ जैसे अचानक मौन हो गया। मैं अवाक रह गया, मेरी सांस रुक सी गई। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो लड़की जिसके साथ कुछ ही घंटे पहले मेरी लंबी बात हुई थी, जिसने मुझसे वादा किया था कि कल हम मिलेंगे, कल मैं उसके हाथ थामकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन दिमाग अभी भी सुन्न था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई बुरा सपना है और मैं अभी जाग जाऊंगा, लेकिन यह सपना नहीं, यह सच्चाई थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई। दोस्तों, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक रात थी और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरी अधूरी मोहब्बत की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने मुझे तोड़ दिया, मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मुझे जीने का असली मकसद भी सिखा दिया। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब मैं कॉलेज में नया नया दाखिला लेकर पहुंचा था। मैं उस समय एक साधारण सा लड़का था जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। पढ़ाई, कुछ दोस्त और घर की जिम्मेदारियाँ, बस यही मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में मैंने पहली बार उसे देखा था। वो सफ़ेद रंग के सूट में थी, बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो टेबल पर बैठकर किताब पढ़ रही थी और उसके चेहरे पर ऐसी मासूम मुस्कान थी कि मानो पूरी दुनिया की उदासी उसी पल मिट सकती हो। मैं अनायास ही उसकी तरफ खींचता चला गया। मैंने पास जाकर देखा तो वो प्रेमचंद की कहानियों की किताब पढ़ रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे हर शब्द उसकी आत्मा को छू रहा हो। मैं दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और हमारी आंखें मिली। मैं घबराकर नज़रें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी तैर गई। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे दिल पर दस्तक दी हो। उस दिन के बाद मैं अक्सर लाइब्रेरी जाने लगा। हर बार कोशिश करता कि उसी टेबल पर बैठूं जहां वो बैठी हो। कभी उसकी किताब नीचे गिर जाती तो मैं उसे उठा देता, कभी वो मुझसे पेन मांग लेती। धीरे धीरे हमारी हल्की फुल्की बातें होने लगी। उसका नाम आर्या था। नाम भी उसके चेहरे की तरफ बेहद प्यारा था। उसने मुझे बताया कि उसे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, खासकर वो कहानियाँ जिनमें दर्द हो, जिनमें प्यार अधूरा रह जाए। मैं हैरान था क्योंकि मैं भी ठीक वैसा ही लिखता और पढ़ता था। मुझे लगा मानो मेरी सोच का आईना मेरे सामने बैठा हो। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। हम साथ साथ कैंटीन जाते, कॉलेज के पार्क में घंटों बातें करते। आर्या बहुत हंसमुख थी, लेकिन कभी कभी उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छा देती। वो अचानक खामोश हो जाती और दूर कहीं देखती रहती। जब मैं उसे पूछता कि क्या हुआ तो वो मुस्कुरा कर कहती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उस समय मुझे लगा कि शायद उसके परिवार या पुराने दोस्त से जुड़ी कोई बात होगी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पूछा। एक दिन जब हम कैंटीन में बैठे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं छत के नीचे बैठा था, लेकिन आर्या उठी और बारिश में भीगने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त जो खुशी थी वो अनमोल थी। वो बारिश की बूंदों में हंस रही थी, घूम रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं उसे देखता रह गया। तभी उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो तुम भी आओ ना। उस दिन पहली बार मैंने उसका हाथ थामा था। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे सिर्फ दोस्ती नहीं करता, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और भी बढ़ गई। हम दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को नोटिस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और फिर हंसते, लेकिन बीच बीच में वो उदासी फिर लौट आती। एक बार मैंने उसे किताब में कुछ लिखते हुए देखा। मैंने छुपकर पढ़ना चाहा, लेकिन उसने तुरंत किताब बंद कर दी। मैंने हंसकर पूछा, क्या लिख रही हो उसमें?
मुस्कुराते हुए उसने कहा, कुछ नहीं, बस अधूरी बातें। उस समय मैंने उसे मजाक समझा, लेकिन बाद में जाना कि उसके हर शब्द में कोई गहरा राज छिपा था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार में भी हमेशा एक डर छिपा था। वो डर कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। वो अक्सर कहती, अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मैं हंसकर जवाब देता, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में उस समय जो आंसू होते वो कुछ और ही कहानी कहते थे। मुझे याद है, एक दिन उसने मुझे एक डायरी दी और कहा, इसे अभी मत खोलना, जब मैं कहूँ तब पढ़ना। मैंने डायरी अपने पास रख ली। मैं सोचता रहा कि उसमें क्या होगा, लेकिन उसके कहने पर मैंने कभी नहीं खोली नहीं। शायद वही डायरी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। एक शाम हम दोनों कॉलेज के पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में भर गया था। मैंने उससे कहा, आर्या, अगर कभी ज़िंदगी ने हमें अलग किया तो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ज़िंदगी कभी हमें अलग नहीं करेगी, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। मैंने कहा, मतलब? वो चुप रही और बस मुस्कुराकर आकाश की तरफ देखने लगी। उस मुस्कान में दर्द छिपा था, लेकिन मैं उस समय उसकी गहराई नहीं समझ पाया। समय बीतता गया, हमारी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई, लेकिन उसके रहस्य भी गहरे होते गए। कई बार मैं महसूस करता कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। उसके फ़ोन पर आए मैसेज, उसकी अचानक खामोशी और वो बार बार कहा गया वाक्य, अगर मैं न रहूं तो, बस मेरे दिमाग में गूंजते रहते। लेकिन प्यार में डूबा इंसान अक्सर सच्चाई दिखने से इनकार कर देता है। फिर वो रात आई जब उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे रोकर आई हो। उसने कहा, कल मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अभी क्यों नहीं बताती? उसने जवाब दिया, नहीं, ये आम बात नहीं है, कल ज़रूर आना प्लीज़। मैंने वादा किया और कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। और फिर थोड़ी देर हम चुप रहे। उस चुप्पी में भी हज़ारों बातें छिपी थी। लेकिन अगली सुबह वो फ़ोन आया जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं चीख उठा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन अब कुछ बदलने वाला नहीं था। मेरी आर्या मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उस रात मैंने उसकी दी हुई डायरी खोली। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। मेरे हाथ कांपते हाथों से उसकी दी हुई डायरी थी और आंसुओं की वजह से उसके शब्द धुंधले हो रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर पहना पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। सबसे पहले तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे वो सच छुपाया जो शायद मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन मैं डर गई थी। डर इस बात का कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दो, कहीं तुम मेरी कमज़ोरियों को देखकर मुझसे नफ़रत न करने लगो। लेकिन सच ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम है। इस पंक्ति को पढ़ते ही मेरा दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, जब मैं 12 साल की थी तभी मुझे पता चला कि मेरे दिल में एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं जी पाऊंगी। माँ पापा को लगा शायद इलाज से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सालों साल इलाज के बाद भी डॉक्टरों की बातें वही रही। मेरा दिल कमज़ोर है और किसी भी पल रुक सकता है। मैंने तभी ठान लिया था कि मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगी जैसे हर दिन आखिरी दिन हो। लेकिन जब तुमसे मिली तो पहली बार जीने का मन हुआ। पहली बार लगा कि काश ज़िंदगी थोड़ी और लंबी होती। मैंने डायरी अपनी छाती से लगा ली और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हर पंक्ति मेरी रूह को चीर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी पीड़ा अकेले सह रही थी। मैं उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखता था, उसकी हंसी सुनता था, लेकिन वो हंसी सिर्फ मेरे लिए थी, ताकि मैं उसकी हकीकत से अनजान रह सकूं। डायरी के अगले हिस्से में उसने लिखा था, तुम्हें याद है जब हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे? मुझे तभी एहसास हुआ कि तुम अलग हो।
तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी और तुम्हारे शब्दों में अपनापन। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहती थी। यही वजह है कि मैं हमेशा बातें घुमा कर की तुम्हें कभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। लेकिन जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, उस पल मेरा दिल रो पड़ा था। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं सचमुच अधूरी हूँ, अधूरी ज़िंदगी की मालिक, अधूरे सपनों की कैद। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर शब्द जैसे मेरी आत्मा को खरोच रहा था। मैं सोचने लगा कि क्यों उसने मुझे पहले नहीं बताया, क्यों उसने मुझे इस दर्द से अंधेरे में रखा। लेकिन अगले पन्ने ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि मैंने तुमसे ये सब क्यों छुपाया, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती थी, बिना इस डर के कि कल मैं न रहूँगी। अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो शायद तुम मुझे कभी उस नज़र से नहीं देख पाते। तुम मुझे एक मजबूर लड़की समझते, एक बीमार लड़की। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मुझे वैसे ही याद रखो जैसे मैं हूँ, जिंदा दिल, हंसमुख, कहानियों में खोई हुई आर्या। इसीलिए मैं अपने दिल का दर्द छुपा लिया। लेकिन अब जब मैं लिख रही हूँ, मुझे पता है कि मेरा वक्त बहुत कम है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। मैं सिहर उठा। उसकी आखिरी ख्वाहिश? मैंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। वहाँ लिखा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश बहुत छोटी है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया में न रहूँ, तब भी मेरी कहानियाँ, मेरी मुस्कान, मेरी मोहब्बत तुम्हारे ज़रिए ज़िंदा रहे। तुमने कहा था कि तुम लिखते हो, कहानियाँ सुनाते हो, तो मेरी कहानी भी सुनाना। लेकिन इसे अधूरी मत छोड़ना। लोगों को बताना कि एक लड़की थी जो जीना चाहती थी, जो मोहब्बत करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे मोहलत नहीं दी। तुम मेरी अधूरी मोहब्बत को दुनिया तक पहुंचाना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस पन्ने पर आंसुओं के धब्बे थे। शायद वो खुद भी रोते हुए लिख रही थी। मैं उस धब्बे को देखता रहा, उन्हें छूता रहा, जैसे उसके आंसू अब भी वहीं जमे हों। मेरे गालों पर भी आंसू बह रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने में इतनी देर क्यों कर दी। डायरी के आखिरी हिस्से में उसने लिखा था, अगर मैं चली भी जाऊं तो रोना मत, मुझे याद करके मुस्कुराना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें तुमसे जुड़ी हैं। तुम मेरी अधूरी ज़िंदगी का पूरा सपना हो। बस बारिश हो तो याद करना वो दिन जब हमने साथ भीगकर हंसी बांटी थी। जब किताबें पढ़ो तो याद करना वो लाइब्रेरी जहाँ हमारी नज़रें मिली थी। और जब कभी अकेले बैठो तो महसूस करना कि मैं अब भी तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। मैंने डायरी बंद कर दी और खुद को रोक नहीं पाया। चीख चीख कर रोने लगा। मेरी आंखों के सामने उसने हर पल की तस्वीरें घूम रही थी। उसका मुस्कुराना, उसका रोना, उसकी बातें, उसका वो मासूम सवाल, अगर मैं न रहूं तो। सब जैसे किसी फिल्म की तरह मेरे सामने था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं थी। उस रात मैं सोया नहीं। पूरी रात उसकी डायरी पढ़ता रहा, उसके लिखे शब्दों में उसे ढूंढता रहा। हर वाक्य मेरे दिल में छुरे की तरह चुभ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी उसे समझ ही नहीं पाया। उसके दर्द को उसकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ मानकर नज़रअंदाज करता रहा, और अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी हमेशा के लिए। अगले दिन मैं उसके घर गया। वहाँ मातम पसरा था। उसके माता पिता बेसुध बैठे थे, रिश्तेदार चुप थे। मैं चुपचाप उसके कमरे में गया। उसकी मेज पर उसकी पसंदीदा किताबें रखी थीं। खिड़की के पास उसकी वो कुर्सी जहाँ वो बैठा करती थी। सब कुछ वैसा ही था, बस वो नहीं थी। उस कमरे में उसकी खुशबू अब भी थी, और वो वहाँ बैठकर घंटों रोता रहा। उसके माता पिता ने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हें वो बहुत चाहती थी, आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम लेती रही। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं सोचने लगा, अगर उसने आखिरी पल में भी मेरा नाम लिया तो मैं कैसे उसकी अधूरी ख्वाहिश छोड़ दूं। मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा, उसकी यादों को ज़िंदा रखूंगा। लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब मैं लिखने बैठता, मेरी आंखों के सामने उसकी हंसती हुई तस्वीर आ जाती और मैं टूट जाता।
कई बार कलम हाथ से गिर जाती, लेकिन फिर डायरी के वो शब्द याद आते, मेरी अधूरी मोहब्बत को दुनिया तक पहुंचाना, यही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता। उसकी मौत के कुछ हफ्ते बाद पहली बार मैं उसके पसंदीदा पार्क में गया। वहाँ वही बेंच थी जहाँ हम बैठते थे। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। मैं उस बेंच पर बैठा और पहली बार कलम उठाई। मैंने उसके बारे में लिखना शुरू किया। लिखते लिखते रोता रहा, लेकिन शब्द बहते रहे। शायद वह वही थी मेरे पास बैठकर कह रही थी, मत रो, बस लिखते रहो। धीरे धीरे मैंने उसकी पूरी कहानी कागज़ पर उतारी, उसके हंसी से लेकर उसकी आखिरी ख्वाहिश तक। और जब मैंने आखिरी शब्द लिखा तो लगा जैसे मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन दर्द तो अब भी वही था और शायद हमेशा रहेगा। उस दिन जब मैंने उसकी डायरी बंद की, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रह सकती। आर्या अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशियाँ और उसकी अधूरी ख्वाहिश मेरे दिल पर हमेशा के लिए रह गई थी। मैं जब भी आंखें बंद करता, उसकी हंसती हुई तस्वीर सामने आ जाती। कभी उसका वो सवाल गूंजता, अगर मैं न रहूं तो, और अब हर बार उस सवाल का जवाब मेरे आंसुओं में ही मिलता, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे टूटने से बचा लिया। उसने खुद लिखा था, मुझे याद करके मुस्कुराना, मेरी कहानी को अधूरा मत छोड़ना। यही सोचकर मैंने तय किया कि अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद होगा, आर्या की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना। शुरुआत करना आसान नहीं था। कई बार कागज़ पर कलम रखता, लेकिन हाथ कांपने लगते, आंसू गिरते और स्याही धुंधली हो जाती। कभी उसकी तस्वीर सामने रखता तो लगता वो मुझे देख रही है और कह रही है, तुम रो क्यों रहे हो। मैंने तो कहा था कि न मुस्कुराना, लेकिन सच तो ये था कि मुस्कुराना मेरे लिए अब नामुमकिन सा हो गया था। फिर भी मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। हर शब्द जो मैं लिखता उसमें मेरा दर्द उतरता और हर दर्द मुझे उससे और करीब कर देता। मैंने उसकी यादों को कागज़ पर उतारना शुरू किया। मैंने लिखा कि कैसे पहली बार लाइब्रेरी में उसकी मुस्कान ने मुझे रोक लिया था, कैसे बारिश में उसका हाथ पकड़ने पर मेरा दिल धड़कना बंद कर गया था, कैसे उसकी आंखों की खामोशी में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मैं हर पल को ऐसे लिख रहा था जैसे मैं फिर से जी रहा हूँ। लिखते लिखते कई बार मैं बुरी तरह टूट जाता, लेकिन फिर डायरी के वो शब्द याद आते, अधूरा मत छोड़ना। और फिर लिखता, रोते हुए कांपते हाथों से, लेकिन लिखना ज़रूर। धीरे धीरे यह लिखना अभी मेरी आदत बन गया। मैं हर रात उसके बारे में लिखता, जैसे उससे बातें कर रहा हूँ। कभी लिखते लिखते मैं मुस्कुरा देता जब उसने मजाक याद आते, कभी अचानक आंसू निकल आते जब उसका उदास चेहरा याद आ जाता। मुझे लगता वो अब भी मेरे पास है, मेरे शब्दों में, मेरी सांसों में। और सच कहूँ तो यही एहसास मुझे ज़िंदा रख रहा है। फिर एक दिन मैंने तय किया कि यह कहानी सिर्फ मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, उसे दुनिया तक पहुंचाना ज़रूरी है। मैंने अपनी लिखी हुई कहानी को एक छोटे से ब्लॉग पर डालना शुरू किया। मुझे लगा कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे। कुछ ने कहा यह तो किसी फिल्म जैसी कहानी है, कुछ ने कहा यह कहानी पढ़कर रोना आ गया, और कुछ ने पूछा क्या यह सच्ची है। मैं बस चुप रहा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सच्ची नहीं थी, यह मेरी ज़िंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी। लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर मुझे एहसास हुआ कि आर्या की ख्वाहिश सच हो रही है, उसकी कहानी लोगों के दिल तक पहुंच रही है। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह मेरी आत्मा का हिस्सा थी। मैंने लिखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे ब्लॉग के हज़ारों पाठक हो गए। हर कोई कहता आपकी कहानियाँ दिल को छू जाती हैं, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी नहीं, आर्या की कहानियाँ थी। समय बीतता गया, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। मेरे दोस्त अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, कुछ नौकरियां करने लगे, कुछ विदेश चले गए, लेकिन मैं अब भी वहीं था, आर्या की यादों में। कई बार लोग कहते तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी को नए सिरे से जीना चाहिए, लेकिन मैं हर बार वही सोचता, क्या मैं उसे भूल सकता हूँ। जवाब हमेशा नहीं होता। हाँ, मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसे भूल कर नहीं, उसकी यादें ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। एक बार मैं उसके घर गया,
उसकी माँ ने मुझे देखा और आंसू बहाने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम उसके लिए जो कर रहे हो वो किसी ने नहीं किया होगा। तुमने हमारी बेटी को सचमुच जिंदा कर दिया है। मैं कुछ नहीं कह पाया, बस उनके आंसू पोंछ दिए और कहा, आर्या कभी गई ही नहीं है, वो तो हमारे दिलों में है। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी लिखाई सिर्फ मेरी तसल्ली नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक सुकून थी। धीरे धीरे मेरी कहानियाँ और भी लोगों तक पहुँचने लगी। कुछ प्रशासकों ने कहा कि मैं किताब लिखूं। पहले मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा शायद यही आर्या की आखिरी ख्वाहिश थी। मैंने उसकी डायरी और अपनी यादों को मिलाकर एक किताब लिखी। जब वो किताब छपी तो उसके पहले पन्ने पर मैंने लिखा, यह किताब एक ऐसी लड़की के नाम है जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में सबसे गहरी मोहब्बत दी और आज भी मेरी सांसों में है आर्या। किताब छपने के बाद जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बहुत से लोग इस किताब को पढ़कर मुझसे संपर्क करने लगे। कोई कहता, आपकी कहानी ने मेरी अधूरी मोहब्बत याद दिला दी। कोई कहता, इसमें हमें सीख मिला कि प्यार को जीते रहना चाहिए, चाहे वो अधूरी ही क्यों ना हो। और कुछ ने लिखा, आपकी आर्या आज भी जिंदा है आपके शब्दों में। यह पढ़कर मेरी आंखें भर आती। मुझे लगता सचमुच आर्या कहीं दूर बैठकर मुस्कुरा रही होगी। लेकिन इन सब के बीच मेरे भीतर एक और बदलाव आया। पहले मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी का असली मकसद अब शुरू हुआ है। आर्या की आखिरी ख्वाहिश ने मुझे नया रास्ता दिखाया। उसने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी हम किसी को खोकर भी जीने का असली मतलब समझते हैं। अब मैं हर उस इंसान के लिए लिखता हूँ जिसने अपनी मोहब्बत खोई है, जिसने अपना सपना अधूरा छोड़ा है। मेरी हर कहानी में आर्या होती है, उसकी मुस्कान होती है, उसका दर्द होता है। और जब लोग कहते हैं कि मेरी कहानियाँ उन्हें रुला देती है, तो मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, हाँ, क्योंकि यह सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, यह मेरी आत्मा का हिस्सा है, यह आर्या की मोहब्बत है। लेकिन सच बताऊं तो इन सब के बावजूद एक खालीपन हमेशा रहता है। चाहे जितना लिख लूं, चाहे जितना लोगों तक पहुंचा दूं, उसका न होना हमेशा चुभता है। रात को जब मैं अकेला होता हूँ तो अब भी उसका नाम लेकर रोता हूँ। उसकी डायरी अब भी मेरे पास है और कई बार मैं उसे खोलकर उसके शब्दों को छूता हूँ, जैसे वो खुद मेरे सामने बैठी हो। एक बार मैं उसी पार्क में गया जहाँ हम आखिरी बार मिले थे। वहाँ बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लोग घूम रहे थे। मैं उसी बेंच पर बैठ गया। आसमान में हल्की धूप थी और हवा में ठंडक। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया कि वो मेरे पास है। तभी हल्की हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो थी। उसी पल मैंने मन ही मन कहा, आर्या, तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। तुम्हारी कहानी अब दुनिया जानती है, लेकिन तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है। उस दिन घर लौटते वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। दर्द अब भी था, आंसू अब भी थे, लेकिन उनके पास एक ताकत भी थी। मुझे लगा जैसे आर्या सचमुच मेरे साथ है, मेरी कलम में, मेरे शब्दों में, मेरी सांसों में। मेरी किताब छप चुकी थी और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी थी। हर दिन मुझे नए नए संदेश मिलते। किसी ने लिखा, आपकी कहानी ने मेरे जख्म भर दिए, तो किसी ने कहा, मेरे अपनी खोई हुई मोहब्बत को अपने शब्दों में फिर से पा लिया। यह सब पढ़कर मुझे सुकून मिलता, लेकिन सबसे बड़ा सुकून तब मिला जब एक लड़की का मेल आया। उसने लिखा, मैंने आपकी किताब पढ़ी और पहली बार मुझे लगा कि मेरा दर्द कोई समझ सकता है। मेरी बहन भी कैंसर से गुजरी थी और मैं हमेशा सोचती थी कि वो अकेले क्यों चली गई। लेकिन आपकी कहानी ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद उसकी भी कोई अधूरी ख्वाहिश रही होगी। अब मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगी। उस मेल को पढ़ते ही मेरी आंखें भर आई। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरी आर्या सिर्फ मेरी नहीं रह गई है, उसकी कहानी अब उन सब की है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। यह सोचकर मेरे दिल को एक अजीब सी ताकत मिली, लेकिन इसके साथ ही एक बोझ भी बढ़ गया। अब मुझे सिर्फ आर्या की यादों को नहीं, बल्कि हर उस इंसान की यादों को संभालना था जो अपनी मोहब्बत में अधूरा रह गया था।
इसी दौरान मुझे एक यूनिवर्सिटी से बुलावा आया। उन्होंने कहा कि वे मेरी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट से मिलकर अपनी कहानी सुनाऊं। मैं पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा शायद यही आर्या की ख्वाहिश है और उसकी कहानी हर दिल तक पहुँचे। मैं वहाँ गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई हीरो हूँ, लेकिन अंदर से मैं तो अब भी वही टूटा हुआ इंसान था। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने कहा, यह मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी आर्या की कहानी है। मैं बस उसका संदेश आप तक पहुंचा रहा हूँ। स्टूडेंट की आंखों में आंसू थे। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कहा, सर आपने हमें जीना सिखाया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा दर्द अब मेरी ताकत बन चुका है। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। एक दिन जब मैं अपने मेल चेक कर रहा था तो मुझे एक अजीब सा मेल मिला। उसमें लिखा था, तुम्हारी कहानी अधूरी है। तुम सोचते हो कि तुमने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन सच जानना चाहते हो तो मुझसे मिलो। जगह वही पुराना पार्क, शाम 6 बजे। मैं हैरान रह गया, यह कौन हो सकता है? किसे मेरी और मेरी आर्या की कहानी के बारे में इतना पता था? पहले तो मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर दिल में एक बेचैनी उठी। शाम को मैं उसी पार्क में पहुंचा। हवा ठंडी थी और आसमान में हल्के बादल। बेंच पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। मैंने पास जाकर पूछा, आपने मुझे मेल किया था? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा बैठो। मैं बैठ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है कि आर्या ने तुम्हें सब बताया था, लेकिन उसने तुमसे एक राज छुपाया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, कैसा राज? आर्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। बोले, हर इंसान कुछ ना कुछ अपने तक रखता है। आर्या भी अपवाद नहीं थी। मैं घबरा गया। आप उसे जानते हैं? उन्होंने धीरे से कहा, वो मेरी बेटी जैसी थी। मैं डॉक्टर था, उसका इलाज करने वाला। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कांपते हुए पूछा, तो आपने ही कहा था कि उसे बचाया नहीं जा सकता? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। वो कैंसर जितना हमने तुम्हें बताया था उतना बड़ा हुआ नहीं था। अगर सही समय पर एक महंगा इलाज होता तो शायद वो बच सकती थी। मेरे कानों में जैसे विस्फोट हुआ। मैंने अविश्वास से कहा, क्या मतलब उसे बचाया जा सकता था? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन उसकी हालत देखकर हमने सोचा कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। और उसने खुद भी कहा था कि वो तुम्हें तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती। उसने कहा, अगर मैं चली जाऊं तो मेरी कहानी वो पूरी करेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो यह सब सारा दर्द, यह अधूरी मोहब्बत, यह सब शायद टल सकता था अगर मैं जान पाता। अगर मैं हर हाल में उसे बचाने की कोशिश करता तो शायद आज वो मेरे साथ होती। मैं गुस्से में, दुख में, पछतावे में डूब गया। मैंने डॉक्टर से कहा, आपने मुझसे क्यों छुपाया? आपको क्या हक था मेरी ज़िंदगी बदलने का? डॉक्टर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हम डॉक्टर होते हैं, लेकिन इंसान भी होते हैं। हम उसकी ज़िद के आगे हार गए। उसने कहा कि तुम्हें कर्ज और मुश्किलों में डालना ठीक नहीं। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। मैंने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, आर्या, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया? उस रात में टूट गया था। मेरी किताबें, मेरे शब्द सब बेकार लग रहे थे। मेरे मन में बस यही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं जानता तो क्या उसे बचा सकता था? और यही सोच मुझे अंदर से खा रही थी। लेकिन फिर मैंने उसकी डायरी खोली। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मेरी मौत टाली जा सकती थी तो खुद को मत कोसो। मेरी ज़िंदगी का सफ़र छोटा था, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ मेरे लिए काफ़ी था। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा याद रखो, अधूरी कहानियाँ ही सबसे गहरी होती हैं। उस पन्ने ने मुझे तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। हाँ, आर्या ने सच छुपाया, लेकिन उसने मुझे दोषी महसूस करने से बचाने की कोशिश भी की।
अब मैं समझ गया था कि मेरी कहानी का क्लाइमेक्स सिर्फ उसकी मौत नहीं था, बल्कि उसका यह राज था जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं इस दर्द में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं, या फिर उसकी अधूरी ख्वाहिश को और भी ऊंचाई पर ले जाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ उसकी नहीं, उन सबकी कहानियाँ लिखूंगा जिन्हें दुनिया ने अधूरा छोड़ दिया। मैं अंतिम अंतिम कुछ वर्षों में हमारी फाउंडेशन की दीवारें थोड़ा थोड़ा करके रंगीन हुई थी। बच्चों के चित्र, बचपन की खट्टी मीठी यादें और आर्या की तस्वीर हर कोने में मुस्कुरा रही थी। लोगों की जिंदगियां बदल रही थी, और हर बार जब कोई आता और कहता, आपने हमारे बेटी की बचाया, तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होती। दुख और संतोष का मिला जुला एहसास, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा जिंदा रहता। मैंने सोचा था कि काम करने से, लोगों की मदद करने से वो खालीपन भर जाएगा, पर कुछ खो गया था जो सिर्फ किसी काम से नहीं भर सकता था। आर्या की हंसी, उसकी अदाई, उसकी छोटी छोटी बातें। एक साल बाद हमने अपनी पहली वार्षिक मेमोरी कार्यक्रम की तैयारी की। हम सभी बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, दानदाताओं और उन परिवारों को बुला रहे थे जिनकी ज़िंदगियां बदल गई थी। कार्यक्रम में किताब के कुछ हिस्से पढ़ूंगा, आर्या की डायरी में कुछ पन्ने पढ़कर सुनाऊंगा, और फिर कुछ वीडियोस दिखाए जाएंगे जिनमें लोग अपनी कसके और आभार साझा करेंगे। मैं चाहता था कि यह शाम केवल हमारी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि उन सभी की हो जो किसी ने किसी रूप में दी थी। समय, पैसा, दया, आखिरी वह रात आ ही गई। हॉल सज्जित था। आर्या की फ़ोटो के सामने दीपक जला हुआ था। मंच पर खड़े होकर मैं बोल रहा था। मेरे शब्दों में कड़वाहट भी थी और एक तरह की शांति भी। मैंने उसकी पढ़ी लिखी वही पंक्तियाँ पढ़ी जो उसने मुझसे पहले कही थी। अधूरी कहानियाँ ही सबसे गहरी होती है। लोग आंसू बहा रहे थे, बच्चे चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। कार्यक्रम के बीच में हमने एक छोटा सा वीडियो दिखाया, एक माँ का संदेश, एक बच्चे की हंसी और एक लड़के की आंखों में फिर से चमक। सभी उम्र पड़े, सब अंत की ओर पहुँचा। तो आयोजन ने मुझे बताया कि एक मेहमान विशेष मंच पर आना चाहती है। मैंने सोचा शायद कोई दानदाता होगा या कोई डॉक्टर, पर जब वो आई मैं ठिठक गया। वह लड़की जो मंच के पास खड़ी हुई थी, उसकी उम्र शायद 18 रही होगी। आंखों में कुछ सच्चाई और चेहरे पर एक अजीब सी पहचान थी जो दिल को छू गई। उसकी माँ साथ थी, और माँ के चेहरे पर जो खुशी थी वो किसी के शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। मंच पर आते ही वो रो पड़ी और बोली, सर, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। यह कहानी मेरी ज़िंदगी की है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम माया है। मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसे आपने 2 साल पहले ऑपरेट किया था। उसकी जान बची थी। मैं सर उठाकर उसे देखता रहा। उसके भीतर एक चमक थी जो किसी के दिल को प्रफुल्लित कर देती। माया की माँ ने उठकर कहा, उस बच्चे की जान जिसने हमारी बेटी को बचाया, उसे हमने कभी नहीं भुलाया। उस बच्चे के माता पिता ने हमें एक नोट भेजा था। उनका बच्चा एक डोनर की वजह से बचा है। डोनर का नाम था आर्या। मैं ठिठक गया। मेरे होठों पर नाम जैसे ठंडा पड़ गया। आर्या। माया ने जारी रखा, हमने कई सालों तक उस बच्चे की तलाश की, पर जब मुझे पता चला कि आपकी फाउंडेशन ने लोगों की मदद की है, तो मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, वह बच्चा अब बड़ा हो गया है, वह आज आपके सामने है। तभी मंच पर एक युवक खड़ा हुआ, उसी माया के साथ। उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड था। वह युवक आया और रोते हुए कहा, सर, मेरा नाम आदित्य है। मेरी ज़िंदगी उस लड़की की वजह से है जिसका नाम आर्या था। जब मैं बच्चा था, मेरा हृदय असफल हो गया था और मैंने हार मान ली थी, पर वह लड़की ऑर्गन डोनेशन के चलते मुझे नया जीवन दे गई। मेरे शरीर में उसका दिल धड़क रहा है। उस पल ऐसा लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो।
मैंने अपनी सीट से उठकर 2 कदम बढ़ाए। मेरे पैरों के नीचे की दुनिया लहराने लगी। आदित्य की आंखों में वही चमक थी जो आर्या की तस्वीरों में बार बार देखता आया था। एक अजीब सी पहचान, जैसे कोई भावना अभी भी किसी रूप में जीवित हो। मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आर्या थी? आदित्य ने हाथों से कार्ड निकाल कर दिखाया, एक अस्पताल का नोट जिसमें डोनर की पहचान और नाम अंकित था। माँ बापू ने बताया कि मृत्यु पश्चात डोनर के परिवार ने उसकी डोनेशन की अनुमति दी थी और उस लड़की का नाम, रजिस्टर्ड नाम आर्या। मैं समझ गया। जो दर्द मुझे सालों से निगल रहा था, उसकी मानो एक नई रचना सामने खड़ी थी। एक जीवन जो आर्या की देन से जी रहा था। मैंने आदित्य को गले लगा लिया और वह मेरी बाहों में सिकुड़ गया। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे और अनगिनत जवाब भी। आप इस लड़की के बारे में क्या जानते हैं? उसने पूछा। मैंने उसे उसकी डायरी की उस पंक्ति के बारे में बताया, उसके हंसी आंसू के बारे में बताया और मैंने बताया कि कैसे उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। आदित्य ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो किसी कमरे में छुपा हुआ अपना अतीत पा रहा हो। उसने कहा, किसी रात मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे दिल के पीछे एक नाम है। मैंने उस नाम की खोज की और आपकी कहानी तक पहुँचा। मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। मैं चाहता था कि मैं उस लड़की की वजह से जी रहा हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ आया। उसकी आवाज़ में एक कांच जैसी टूटन थी और फिर अचानक एक ठहराव जो मुझे अंदर तक हिला गया। उस रात में फिर फूट फूट कर रोया, पर यह रोना किसी हार का नहीं था। यह रोना उन सभी जिंदगियों के लिए था जो मौत के बाद भी किसी रूप में जी उठती हैं। किसी मुस्कान में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी दिए गए दिल की धड़कन में। उस दिन मैंने सीखा कि प्यार का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं, प्यार का अर्थ वह विरासत भी है जो हम किसी के लिए छोड़ते हैं। आर्या ने अपने निर्णय से किसी अजनबी की ज़िंदगी बचाई और उसकी धड़कन आज मेरे सामने बोल रही थी, जियो। कई महीनों बाद आदित्य ने हमारी फाउंडेशन में नियमित रूप से काम करना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल स्टाफ की मदद की और बच्चों के साथ खेलना उन्हें उम्मीद देता। उसका हर काम में एक सम्मान था, जैसे वो हर पल उस लड़की की मौजूदगी को महसूस करता हो। हमने मिलकर कई कैंप लगाए, कई लोगों को जागरूक किया कि अंगदान जीवन दे सकता है। मैंने हर जगह आर्या की कहानी बताई कि कैसे उसकी छोटी सी हिम्मत ने किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दी। लोग आंसू बहाते और फिर किसी भी तरह की देरी नहीं करते, डोनर कार्ड भरते, अपने निर्णय परिवार के साथ साझा करते। समय के साथ वो खालीपन था, वो भी भरता गया नहीं, पूरा नहीं हुआ, पर उसने नए अर्थ को जन्म दिया। मैंने जाना कि कुछ रिश्ते इसीलिए अधूरे रहते हैं ताकि वे हमें किसी और की भलाई के लिए प्रेरित करें। मेरा दर्द अब काम बन चुका था और काम ने उसे अर्थ दे दिया। एक दिन मैंने अपनी डायरी खोली। आर्या द्वारा लिखा गया आखिरी पन्ना वहाँ मेरी नज़र में चमक रहा था। मैंने उसे पढ़ा और शब्दों के बीच कुछ नया पाया। उसमें लिखा था, अगर मेरी धड़कन किसी और के भीतर चल पड़ी तो उसे अपना जीवन पूरा करने का साहस देना। मैं खुद सी हंस पड़ा और फिर रो दिया। उसकी सुझाई हुई राह सचमुच मेरे सामने थी। वह चाहती थी कि उसकी अधूरी कहानी दूसरों की पूरी कहानियों का कारण बने। अभी भी रातें आती हैं जब वो सब स्मृतियाँ लौट आ जाती हैं, उसकी हंसी, उसकी उदासी, उसका वो मुस्कुराना जब मैंने पहली बार उसका हाथ थामा था। पर अब मैं जानता हूँ कि वह ख़त्म नहीं हुई। वह हर सुबह आती है जब कोई बच्चा फिर से हंसता है। वह हर शाम आती है जब कोई माँ चैन की सांस लेती है। उसकी अधूरी मोहब्बत ने दुनिया में कई पूरी मोहब्बत उगाई और यही मेरा असली सुकून है। अगर आप इस कहानी से कुछ भी ले जाना चाहेंगे तो बस यही कि मौत किसी का अंत नहीं, कभी कभी शुरुआत होती है। प्यार जब सच्चा हो तो वह रूप बदलकर भी जीवित रहता है, अधूरा प्यार भी पूरा कर देता है दूसरों की ज़िंदगियों को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।